छात्रों, जार निकोलस द्वितीय ने त्याग पत्र दे दिया, उसके बाद में क्या हुआ? अस्थायी सरकार का गठन हुआ। कौन सी सरकार छात्रों? रूस में अस्थायी सरकार का गठन। अस्थायी सरकार का गठन। रूस में अब अस्थायी सरकार का गठन हो रहा है। किसके नेतृत्व में? केरेंस्की नाम का जो नेता है, इसके नेतृत्व में जो अस्थायी सरकार का गठन हो रहा है। किसके नेतृत्व में हो रहा है? केरेंस्की के नेतृत्व में। अस्थायी सरकार के कार्य, मतलब इसके कार्य क्या है अस्थायी सरकार के? तो उन कार्यों के बारे में छात्रों हम देखेंगे कि इसके कौन कौन से कार्य थे। ग्रीक चर्च के विशेषाधिकारों को समाप्त करना। ग्रीक चर्च के विशेषाधिकारों को समाप्त करना। दूसरा इसका कार्य था छात्रों, पुलिस द्वारा मनमाने तरीके से गिरफ्तार करने पर रोक। मनमाने तरीके से गिरफ्तार करने पर रोक। गिरफ्तार करने पर रोक। गिरफ्तार करने पर रोक। तीसरा इसका था छात्रों, नए संविधान का निर्माण। नए संविधान का निर्माण करना। मृत्युदंड की सजा बंद करना। मृत्युदंड की सजा बंद करना। वयस्क मताधिकार प्रदान करना। वयस्क मताधिकार प्रदान करना। फिनलैंड को वैधानिक मान्यता देना। वैधानिक मान्यता देना। पोलैंड को स्वायत्तता का वचन देना। पोलैंड को स्वायत्तता का वचन देना। राजनीतिक बंदियों को मुक्त करना। राजनीतिक बंदियों को मुक्त करना। यहूदियों के विरुद्ध बनाए गए कानूनों को समाप्त करना। यहूदियों के विरुद्ध बनाए कानूनों को समाप्त करना। छात्रों, इसके अतिरिक्त जो भाषण लेखन की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई। संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई। छात्रों, जो अस्थायी सरकार का गठन किया गया, अस्थायी सरकार का गठन जब जार निकोलस द्वितीय ने त्याग पत्र दे दिया, उसके बाद में जो अस्थायी सरकार का गठन हुआ केरेंस्की के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में हुआ? केरेंस्की के नेतृत्व में। अस्थायी सरकार के जो कार्य थे वो कार्य किस प्रकार थे? कार्य थे छात्रों कि ग्रीक चर्च के विशेषाधिकारों को समाप्त करना। जो रूस में चर्च था, ग्रीक चर्च था, उसके पास में जो भी अधिकार थे उन सभी अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। पुलिस द्वारा मनमाने तरीकों से गिरफ्तारी करने पर रोक।
क्रांति से पहले पुलिस मनमाने तरीके से लंबे समय तक लोगों को गिरफ्तार करती थी, उनका कोई अपराध नहीं हो तो भी गिरफ्तार कर लेती थी। तो ऐसे जो कानून थे तो उस पर उन्होंने, तो ये अस्थायी सरकार ने क्या किया, रोक लगा दिया। नए संविधान का निर्माण करना, अस्थायी सरकार ने कहा कि अब जो होगा वो नए संविधान का निर्माण किया जाएगा। मृत्युदंड की सजा बंद, रूस में अस्थायी सरकार के गठन के बाद में अब मृत्युदंड की सजा क्या हुई, बंद हो गई। छात्रों, इसके अतिरिक्त वयस्क मताधिकार प्रदान करना, अर्थात जो वयस्क हो चुके हैं नागरिक वो वोटिंग करेंगे और वोटिंग सिस्टम द्वारा ही अब सरकारों का क्या होगा, चयन होगा। इसके अतिरिक्त जो फिनलैंड को वैधानिक मान्यता देना, जो फिनलैंड का क्षेत्र था उसे वैधानिक रूप से मान्यता दे दी गई, उसे स्वतंत्र कर दिया गया। पोलैंड को स्वायत्तता का वचन देना, पोलैंड को स्वतंत्र करने का वचन दे दिया और कहा कि आप जो अपने अनुसार जो अपने सरकार का गठन कर सकते हैं तथा अपने अनुसार अपना प्रशासन चला सकते हैं। राजनीतिक बंदियों को जो मुक्त करना, राजनीतिक बंदियों को मुक्त करना, अर्थात जो जार द्वारा जिन बंदियों को मुक्त किया, जिन बंदियों को कैद किया गया था ऐसे राजनीतिक बंदियों को मुक्त कर दिया गया। जो राजनीतिक बंदी थे, राजनीति कारण जिन्हें बंदी बनाया गया था उन्हें मुक्त कर दिया गया। यहूदियों के विरुद्ध बनाए गए कानूनों को समाप्त करना, जार ने रूसीकरण की नीति अपनाई तथा यहूदियों को बाहर निकालने का प्रयास किया। तो अस्थायी सरकार जो थी, अस्थायी सरकार ने जो यहूदियों के विरुद्ध बनाए गए सभी कानूनों को क्या किया, समाप्त कर दिया। भाषण लेखन की स्वतंत्रता, भाषण, अस्थायी सरकार के गठन के बाद में लोगों को भाषण देने की स्वतंत्रता प्रदान की गई, लिखने की स्वतंत्रता प्रदान की गई तथा अपना जो संगठन बनाने की अर्थात संगठन बनाने की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये अस्थायी सरकार थी, अस्थायी सरकार ने क्या किया, कार्य करना प्रारंभ किया। परंतु छात्रों जो अस्थायी सरकार का ये कार्य हुआ, परंतु ये जो क्रांति थी मार्च 1917 की क्रांति, ये अपने उद्देश्य में पूरी तरह खरी नहीं उतरी थी। क्यों? क्योंकि उद्देश्य तो क्या था, मजदूरों तथा किसानों को सर्वाधिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए इसके अंदर, और मजदूरों तथा किसानों को सर्वाधिक अधिकार तथा कब प्राप्त होंगे, जब मजदूरों तथा किसानों की सरकार का निर्माण होगा। तो छात्रों अब जो क्या होता है कि रूसी क्रांति है, इसका दूसरा चरण प्रारंभ होता है। प्रारंभ में मैंने बताया था आपको कि एक चरण था इसका मार्च 1917 के अंदर, और अब होता है दूसरा नवंबर 1917 में। कब होता है छात्रों? नवंबर 1917 में। तो दो चरण में हो रही है। तो एक चरण तो इसका कंप्लीट हो चुका है, प्रथम चरण में इससे क्या है, अस्थायी सरकार का निर्माण हो चुका है। अब द्वितीय जो चरण है छात्रों, कौन सा चरण? द्वितीय चरण, ये क्या कहलाएगा, बोल्शेविक क्रांति। क्या कहलाएगा? बोल्शेविक क्रांति होगी लेनिन के नेतृत्व में, और अब मजदूरों की सरकार बनेगी, किसानों की सरकार बनेगी, और अस्थायी सरकार क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। तो छात्रों अस्थायी सरकार का गठन आपने देखा कि करेंसी के नेतृत्व में हुआ, और इसके विभिन्न जो कार्य थे वो आपने देखे। अब छात्रों हम जो क्रांति का जो दूसरा चरण है बोल्शेविक क्रांति का, रूस की क्रांति का दूसरा चरण जो हम देखेंगे, रूस की क्रांति का दूसरा चरण कौन सा था? ये बोल्शेविक क्रांति। कौन सी क्रांति छात्रों? बोल्शेविक क्रांति। तो बोल्शेविक क्रांति का ये था, ये कब हुई छात्रों? नवंबर 1917। नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व था लेनिन। किसने किया? लेनिन ने नेतृत्व किया। और इसका क्या परिणाम निकला? इसका परिणाम था किसानों व मजदूरों की सरकार का निर्माण। तो किसानों व मजदूरों की सरकार कौन सी थी? साम्यवादी सरकार। अब साम्यवादी सरकार बन जाएगी नवंबर में। तो साम्यवादी सरकार का क्या हुआ कि निर्माण हुआ, और किसके नेतृत्व में हुआ? लेनिन के नेतृत्व में। नवंबर 1917 की जो क्रांति है, जो रूस की क्रांति का दूसरा चरण है, क्या कहलाती है? बोल्शेविक क्रांति। क्या कहलाती है छात्रों? बोल्शेविक क्रांति कहलाती है। तो छात्रों लेनिन
जो छात्रों लेनिन है, लेनिन ने क्या किया छात्रों कि बोल्शेविक दल की स्थापना की। बोल्शेविक दल का संस्थापक कौन था छात्रों? संस्थापक ये था लेनिन। जब रूस में मार्च 1917 की क्रांति हो रही थी छात्रों, कौन सी क्रांति? मार्च 1917 की क्रांति। उस समय लेनिन रूस में मौजूद नहीं था, रूस से ये बाहर था। कौन था छात्रों बाहर? रूस से बाहर था लेनिन। अब छात्रों जो लेनिन है, लेनिन ने क्या किया कि 3 अप्रैल 1917 को रूस आता है। कब आता है ये? 3 अप्रैल 1917। 3 अप्रैल 1917 को ये रूस में आता है और अपने गुप्त पत्रों द्वारा क्या करता है? बोल्शेविक जो दल है, बोल्शेविक दल से ये संपर्क करता है। बोल्शेविक दल का संस्थापक कौन है? लेनिन है। और अपने गुप्त पत्रों के माध्यम से ये जो बोल्शेविक दल से ये संपर्क कर रहा है और कह रहा है कि अब समय आ चुका है सशस्त्र क्रांति का। अर्थात जो ये अस्थायी सरकार केरेंस्की के नेतृत्व में बनी है, इसे हटाने का समय आ चुका है। और ये कह रहा है कि अब समय आ चुका है सशस्त्र क्रांति का। किसे कह रहा है ये? बोल्शेविक जो दल है, बोल्शेविक दल की कार्यकारिणी को ये निर्देश दे रहा है। अर्थात ये निर्देश देता है कि अब समय आ चुका है कि इसे जो ये अस्थायी सरकार है इसको उखाड़ फेंको और मजदूरों की, किसानों की सरकार का गठन करो, साम्यवादी जो सरकार है उसका गठन करो। तो ये जो लेनिन 3 अप्रैल 1917 को आता है, उसके बाद में जो गुप्त पत्रों के द्वारा जो बोल्शेविक दल है, बोल्शेविक दल की जो कार्यकारिणी उसे ये क्या करता है कि निर्देश दे रहा है। और छात्रों इसके निर्देश देने से क्या हुआ कि अब क्रांति प्रारंभ हो जाती है। मतलब बोल्शेविक क्रांति जो नवंबर 1917 की क्रांति है, जो रूस की क्रांति का दूसरा चरण है छात्रों, वो क्या है कि वो प्रारंभ हो रहा है। तो बोल्शेविक क्रांति अब प्रारंभ होती छात्रों 1900 जो नवंबर 1917 में क्रांति का विस्फोट। अब क्रांति का विस्फोट होता है छात्रों। तो अर्थात ये जो क्रांति होती है, क्रांति के विस्फोट में क्या होता है कि बोल्शेविक दल है, बोल्शेविक दल ने क्या किया? बोल्शेविक दल ये क्या कर रहा है? सशस्त्र क्रांति के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने की योजना, सशस्त्र क्रांति के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने की योजना। बोल्शेविक दल है अब सशस्त्र जो क्रांति के माध्यम से, अर्थात जो सशस्त्र क्रांति के माध्यम से हथियारों द्वारा अब क्या है कि जो अस्थायी सरकार है उसको हटाकर और अपनी सत्ता जो स्थापित करने का प्रयास कर रही है। रेड गार्ड ये क्या थे छात्रों? ये जो 25,000 सशस्त्र मजदूर थे, ये थे 25,000 सशस्त्र मजदूर। और ये मजदूर कौन से थे? बोल्शेविक दल के। किस दल के थे? बोल्शेविक दल के। रेड गार्ड का मतलब क्या है छात्रों? न्यूटन पे भी आता है। रेड गार्ड क्या थे? ये बोल्शेविक मजदूर थे। नवंबर 1917 की क्रांति के समय इनकी संख्या 25,000 थी और इन 25,000 रेड गार्ड जो बोल्शेविक मजदूर थे, इन मजदूरों की सहायता से अब सशस्त्र क्रांति की जो योजना बनाई गई छात्रों 6 व 7 नवंबर 1917 6 व 7 नवंबर 1917 को जो बोल्शेविकों ने क्या किया कि डाक तार, स्टेट बैंक रेलवे, सरकारी कार्यालयों डाक तार, रेलवे, सरकारी कार्यालयों तथा
जो स्टेट बैंक पर कब्जा कर लिया गया, स्टेट बैंक पर कब्जा। रेड गार्ड जो 25,000 की संख्या के अंदर ये जो मजदूर थे छात्रों, इन्होंने क्या किया कि 25,000 सशस्त्र मजदूरों ने 6 से 7 नवंबर जो 1917 का समय है और नवंबर का महीना है, 6 व 7 तारीख है, इस तारीख को इन्होंने क्या किया कि रूस में डाकघरों पर अधिकार कर लिया, तार घरों पर अधिकार कर लिया, जो रेलवे स्टेशन थे उन पर अधिकार कर लिया, सरकारी कार्यालय जितने भी थे उन पर अधिकार कर लिया, और स्टेट बैंक जितने भी स्टेट बैंक के कार्यालय थे उन पर तथा स्टेट बैंक के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया। छात्रों जो 7 नवंबर 1917 को 7 नवंबर 1917 केरेंस्की भाग गया, जो अस्थायी सरकार का अध्यक्ष था, जिसके नेतृत्व में अस्थायी सरकार का निर्माण हुआ था, वो था केरेंस्की। अब इस प्रकार के विद्रोह को देखते हुए जो 7 नवंबर 1917 को केरेंस्की क्या अपना पद छोड़कर भाग गया। इस प्रकार बिना रक्तपात के, कोई खून खराबा नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, बिना रक्तपात के, और क्या हुआ, बोल्शिविकों के वो कंट्रोल में जो रूस की सत्ता आ गई। अब सत्ता किसके हाथ में आ गई? बोल्शिविक। सत्ता का आना, सत्ता किसके हाथ में आ गई? बोल्शिविक दल के, बोल्शेविकों के पास सत्ता आ गई। और सत्ता आने के बाद में अध्यक्ष किसे बनाया गया छात्रों? लेनिन। जो अध्यक्ष था वो बना लेनिन, तथा जो वित्त मंत्री था, वित्त मंत्री किसे बनाया गया? वो बनाया गया छात्रों ट्राटस्की को। किसे बनाया गया? ट्राटस्की को वित्त मंत्री विदेश मंत्री। तो छात्रों इस प्रकार से जो बोल्शिविकों के पास में ये जो सत्ता आ गई, और इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि लेनिन को अध्यक्ष बनाया। लेनिन के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। ये विश्व की एकमात्र प्रथम ऐसी सरकार थी जो कि मजदूरों तथा किसानों की सरकार थी। इससे पहले ऐसी सरकार आज तक विश्व में निर्मित नहीं हुई। छात्रों जो अध्यक्ष लेनिन बनता है तथा विदेश मंत्री ट्राटस्की को बनाता है, और सत्ता इस प्रकार से बोल्शिविकों के पास में आ जाती है। तो छात्रों जो रूस की क्रांति 2 चरणों में मार्च 1917 तथा नवंबर 1917 में होती है, तथा रूस में अब मजदूरों तथा किसानों की सरकार का गठन हो जाता है। तो छात्रों जो ये रूस की जो क्रांति थी, इस रूस की क्रांति के परिणाम क्या निकले? अब परिणामों के बारे में हम चर्चा करते हैं छात्रों कि रूस की क्रांति के परिणाम। 1917 की जो रूस की क्रांति छात्रों, इसके व्यापक परिणाम निकले। संपूर्ण जो विश्व था जो इससे प्रभावित हुआ, और ऐसी क्रांति आज तक नहीं हुई। छात्रों तो इस क्रांति के हम परिणामों को देखते हैं। तो छात्रों रूस की जो क्रांति है, रूस की क्रांति के कारण जो परिणाम निकले छात्रों, वो परिणाम इस प्रकार से हैं। सामाजिक क्षेत्र में इसके परिणाम निकले, राजनीतिक क्षेत्र में इसके परिणाम निकले, आर्थिक क्षेत्र में भी इसके परिणाम निकले। तो छात्रों सर्वप्रथम हम देखते हैं कि रूस की क्रांति के परिणाम। तो छात्रों जो रूस की क्रांति के परिणाम है, इसके अंतर्गत है राजनीतिक परिणाम। छात्रों साम्यवादी शासन की स्थापना। साम्यवादी शासन की स्थापना छात्रों 1917 की जो ये क्रांति है, 1917 की रूसी क्रांति के बाद में प्रथम बार जो विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। कहाँ हुई? प्रथम बार साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। लेनिन के नेतृत्व में किसानों तथा मजदूरों की सरकार का निर्माण हुआ। रूस का प्रथम विश्व युद्ध से पृथक होना। रूस का प्रथम विश्व युद्ध से पृथक होना।
पृथक होना, रूस का प्रथम विश्व युद्ध से पृथक होना। छात्रों, लेनिन की सरकार जब निर्मित हुई तब क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। मैंने बताया था प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक ये प्रथम विश्व युद्ध चला। तो 1917 में क्या हुई? क्रांति। कहाँ की क्रांति? रूस की क्रांति हो रही है। तो इस समय क्या है कि रूस की क्रांति के बाद में छात्रों अब लेनिन की सरकार आ जाती है और लेनिन सभी देशों से युद्ध बंद करने की अपील करता है कि युद्ध को बंद कर दिया जाए, युद्ध से महाविनाश हो रहा है। और जब वो मित्र राष्ट्रों से, रूस किसकी तरफ था युद्ध में? मित्र राष्ट्रों की तरफ था। मित्र राष्ट्रों से जो युद्ध बंद करने की अपील करता है छात्रों, उस समय जो मित्र राष्ट्र हैं, मित्र राष्ट्र युद्ध बंद नहीं करते हैं तथा रूस की बात सुनते नहीं हैं। तब रूस क्या करता है? युद्ध से पृथक हो जाता है और जर्मनी से रूस क्या करता है छात्रों? रूस से जो जर्मनी से संधि कर लेता है। किससे करता है? जर्मनी से संधि। और युद्ध से क्या होता है? पृथक हो जाता है। ये संधि क्या कौन सी थी? ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि। कौन सी संधि? ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि। कौन सी संधि थी छात्रों? ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि। ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि कर लेता है और युद्ध से वो पृथक हो जाता है। छात्रों, रूस का प्रथम विश्व युद्ध से पृथक होना मतलब कि लेनिन की सरकार जब बन जाती है 1917 में, तब रूस युद्ध से पृथक हो जाता है। मित्र राष्ट्रों कहता है कि आप भी युद्ध बंद कर दीजिए, दूरी राष्ट्रों कहता है आप भी बंद कर दीजिए युद्ध। और जब इसकी बात नहीं मानते हैं मित्र राष्ट्र, तो ये युद्ध से पृथक हो जाता है और जर्मनी से कौन सी संधि करता है? ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि कर लेता है। तो इस प्रकार से छात्रों ये रूस से जो युद्ध से पृथक हो जाता है, इसका परिणाम ये निकला। इसके अतिरिक्त छात्रों, मित्र राष्ट्रों की नाराजगी। छात्रों, रूस युद्ध से पृथक हो जाता है, जर्मनी से संधि कर लेता है। तो मित्र राष्ट्र हैं इंग्लैंड, ब्रिटेन, इटली। तो ये जो देश हैं ये क्या है कि रूस से नाराज हो जाते हैं तथा ये रूस में स्थित साम्यवादी सरकार को लगातार गिराने का प्रयास करते हैं, परंतु साम्यवादी सरकार इनसे हिलती नहीं है और रूस एक महान शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर जो आता है। तो छात्रों, जो मित्र राष्ट्र क्या है कि ये संधि कर लेता है और द्वितीय विश्व युद्ध से पृथक हो जाता है, इसलिए रूस से क्या है कि नाराज हो जाते हैं। रूस का विश्व शक्ति के रूप में उदय होना। रूस का विश्व शक्ति के रूप में उदय होना। छात्रों, 1917 की क्रांति थी। क्रांति के बाद में जो रूस में साम्यवादी सरकार का गठन होता है। कौन सी सरकार का गठन है? साम्यवादी सरकार का रूस में गठन होता है और साम्यवादी सरकार के नेतृत्व में रूस अद्भुत प्रगति करता है और रूस जो आर्थिक शक्ति के रूप में तथा एक महाशक्ति, जो एक महासैन्य शक्ति के रूप में उभर कर ये आता है। तो रूस का विश्व शक्ति के रूप में उदय किसके नेतृत्व में होता है? 1917 की क्रांति के बाद में साम्यवादी जो सरकार थी, लेनिन की सरकार थी, वो उसके नेतृत्व में रूस का विश्व शक्ति के रूप में उदय होता है। राष्ट्रीयता का विकास। छात्रों, जो रूस है, रूस में राष्ट्रीयता का विकास होता है। राष्ट्रीयता का विकास कब हो रहा है? इसमें क्रांति के बाद में जो इसमें उग्र राष्ट्रीयता का विकास होता है। कौन सा विकास है? उग्र राष्ट्रीयता उग्र राष्ट्रीयता का विकास किस पे होता है? वो रूस के अंदर होता है क्रांति के बाद में। छात्रों, इसके अतिरिक्त साम्यवाद का प्रसार। साम्यवाद
का प्रसार। छात्रों 1917 की क्रांति के बाद में रूस में साम्यवाद का प्रसार प्रारंभ हो जाता है। आधुनिक समय में तो रूस में साम्यवाद अत्यंत ही कम हो चुका है, परंतु रूस से निकलकर साम्यवाद कई देशों में फैल चुका है और वर्तमान में भी कई देशों में साम्यवादी सरकारें मौजूद है। परंतु जो 1917 की जो रूस की क्रांति थी और लेनिन के नेतृत्व में जो प्रथम वह सरकार बनी वो साम्यवादी सरकार थी और उसी साम्यवादी सरकार के नेतृत्व में रूस ने अभूतपूर्व जो प्रगति की। साम्यवाद का जो प्रसार हुआ अर्थात जो साम्यवाद का जो प्रसार है वो रूस में प्रारंभ हुआ और रूस में वर्तमान समय में तो अत्यंत ही कम साम्यवाद है, साम्यवाद न के बराबर है, परंतु अन्य देशों में जो साम्यवादों की अन्य कई देशों में साम्यवादी सरकारें मौजूद हैं। पराधीन देशों में नवीन शक्ति का नव चेतना का संचार। पराधीन देशों में नवीन शक्ति का संचार। या नवचेतना का संचार। नवचेतना का संचार। छात्रों रूस की क्रांति के बाद में एशिया अफ्रीका का के जो देश थे, जो यूरोपियन देश ब्रिटेन के गुलाम थे, फ्रांस के गुलाम थे, जर्मनी के गुलाम थे या अन्य जो देशों के गुलाम थे, अमेरिका के गुलाम थे, तो इन देशों में जो क्या है कि इन देशों में नव चेतना आई और यहाँ पर भी क्या है क्रांतियां प्रारंभ हुई। भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन है उस पर भी जो रूस की क्रांति का प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार से छात्रों जो एशिया तथा अफ्रीका के जो उपनिवेश थे, जो गुलाम देश हैं, तो उन गुलाम देशों में उपनिवेशों में जो राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ और वहां आंदोलन होने लगे और वो अपनी स्वतंत्रता की तरफ अग्रसर हुए। यूरोप में तानाशाही शक्तियों का उदय। यूरोप में तानाशाही शक्तियों का उदय। छात्रों जो साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ हिटलर के नेतृत्व में। इटली में फांसीवाद का उदय हुआ मुसोलिनी के नेतृत्व में। छात्रों जो साम्यवादी क्रांति के बाद में जो 1917 क्रांति है रूस की क्रांति के बाद में अब धीरे धीरे जो साम्यवाद यूरोप में बढ़ने लगा और इस यूरोप में बढ़ते हुए साम्यवाद को रोकने के लिए जो यूरोप में तानाशाही शक्तियों का उदय हुआ, जिसमें जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ हिटलर के नेतृत्व में, एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ। इटली में फांसीवाद का उदय हुआ वो मुसोलिनी के नेतृत्व में। तो इस प्रकार की जो तानाशाही शक्तियों का यूरोप में उदय होने लगा और साम्यवाद के प्रसार को रोकने का जो प्रयास किया गया। छात्रों इसके अलावा जो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है छात्रों सामाजिक परिणाम। छात्रों जो रूस की क्रांति है, रूस की क्रांति का जो राजनीतिक परिणाम है उसके बाद में जो निकलता है सामाजिक परिणाम। सामाजिक परिणाम में छात्रों समानता की भावना का उदय। पहला जो निकलता है समानता की भावना का उदय। पहला परिणाम क्या निकल रहा है छात्रों? समानता की भावना का उदय। छात्रों पूंजीपति थे, पूंजीपति, पादरी, भूमिपति, जमींदार, सामंत, कांत।
छात्रों जो अब समानता की भावना का विकास हुआ। प्रारंभ में हमने देखा था कि दो वर्ग थे, एक अधिकार युक्त वर्ग था और दूसरा अधिकार विहीन वर्ग था। तो अधिकार विहीन वर्ग मजदूर तथा किसान थे, जबकि अधिकार युक्त वर्ग कौन सा था? ये पूंजीपति लोग, भूमिपति लोग, पादरी तथा जो सामंत थे, ये अधिकार युक्त वर्ग था। तो छात्रों इस प्रकार से क्या है कि समानता की जो भावना थी, अब क्रांति के बाद में समानता की भावना व्याप्त हुई। जो पूंजीपतियों के कारखाने थे उन पर जनता ने अधिकार कर लिया, जो भूमिपतियों की जमीनें थी जनता का अधिकार हो गया, किसानों में वो भूमियां बांट दी गई, तथा जो चर्च था, चर्च की शक्ति को कम कर दिया गया, कमजोर कर दिया गया, उसकी शक्ति को समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से छात्रों अब जो 1917 की जो क्रांति है, 1917 की क्रांति के बाद में क्या हुआ कि समानता की भावना जागृत हुई। छात्रों इसके अतिरिक्त जो शिक्षा का विकास, अब क्या होता है कि क्रांति के कारण क्या हुआ कि शिक्षा का विकास हुआ। शिक्षा का विकास, शिक्षा का विकास। छात्रों क्रांति से पूर्व जो शिक्षा नहीं थी, परंतु शिक्षा जो कुलीन लोग थे, जो अधिकार युक्त जो लोग थे, वही शिक्षा प्राप्त करते थे। मजदूर तथा किसानों को कहाँ शिक्षा प्राप्त होती थी। परंतु क्रांति के बाद 1917 की क्रांति के बाद में जो शिक्षा प्राप्त होने लगी, 1917 से लेकर 1930 ईस्वी तक आते आते रूस की 90% जनसंख्या, कितनी 90% जनसंख्या शिक्षित हो चुकी थी। शिक्षित 1917 से 1930 तक आते आते रूस की जो 90% जनसंख्या शिक्षित हो चुकी थी। अनिवार्य शिक्षा दी जाने लगी। अब जो शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य हो चुका था, निःशुल्क शिक्षा, फ्री में शिक्षा दी जाने लगी। तो इस प्रकार से जब निःशुल्क शिक्षा दी जाने लगी और अनिवार्य शिक्षा को अनिवार्य कर दिया, तो रूस में क्या हुआ, 1917 से लेके 1930 ईस्वी तक 90% लोग जो शिक्षित हो गए। तो 1917 की क्रांति का ये महत्वपूर्ण परिणाम निकला कि लोगों में शिक्षा का विकास प्रारंभ हुआ और लोग शिक्षित होने लगे। छात्रों जो अगला कारण है स्त्रियों की स्थिति में सुधार। स्त्रियों की स्थिति में सुधार। स्त्रियों की स्थिति में सुधार। छात्रों तो स्त्रियों की स्थिति में क्या हुआ कि सुधार हुआ। स्त्रियों को शिक्षा दी जाने लगी। समानता का व्यवहार किया जाने लगा। समानता का व्यवहार किया जाने लगा। राजनीति में भागीदारी। राजनीति में क्या हुआ कि भागीदारी दी जाने लगी। सरकारी कार्यालयों, पुलिस, सेना में नियुक्ति। पुलिस, सेना, चिकित्सा, शिक्षा विभाग में नियुक्ति। सरकारी नौकरी में अधिक महत्व। छात्रों क्रांति से पहले महिलाओं को उचित सम्मान प्राप्त नहीं था, शिक्षाएं नहीं दी जाती थी। इनका प्रशासन के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कोई योगदान नहीं था। परंतु 1917 की जो रूसी क्रांति हुई, उस रूसी क्रांति के कारण क्या हुआ कि सरकारी नौकरियों में अधिक महत्व दिया जाने लगा। किन्हें? महिलाओं को। शिक्षा में महत्व दिया जाने लगा। समानता का व्यवहार किया जाने लगा। राजनीति में अत्यधिक भागीदारी दी गई तथा पुलिस, सेना व चिकित्सा, शिक्षा विभाग में भी इन्हें नियुक्ति मिली। इसके कारण महिलाओं का जीवन स्तर था बढ़ने लगा। उच्च जीवन स्तर इनका महिलाओं का हो गया। तो छात्रों इस प्रकार से जो महिलाओं की स्थिति में भी क्या हुआ, इस क्रांति के कारण सुधार आया। छात्रों अब जो इस क्रांति के परिणाम निकले वो थे छात्रों आर्थिक परिणाम, अर्थात राजनीतिक परिणाम हमने देखे, सामाजिक परिणाम हमने देखे। अब हम देखेंगे छात्रों आर्थिक परिणाम। कौन से परिणाम छात्रों? आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम।
छात्रों, आर्थिक परिणामों के अंतर्गत सामंतों व पूंजीपतियों का सफाया, सामंतों व पूंजीपतियों का सफाया, सामंतों व पूंजीपतियों का सफाया। छात्रों, सामंतों की जागीरें जब्त कर ली, सामंतों की जागीरें जब्त, सामंतों की जागीरें जब्त कर ली। कारखानों पर मजदूरों का अधिकार, भूमि पर किसानों का अधिकार। छात्रों, 1917 की ये क्रांति है, 1917 की क्रांति के तहत क्या हुआ, सामंतों व पूंजीपतियों का सफाया कर दिया गया। जमींदारों जो सामंत थे, सामंतों की जागीरें जब्त कर ली गई तथा ये जागीरें थी ये किसानों में बांट दी गई। जो भूमि थी, भूमि पर किसानों का अधिकार हो गया और कारखानों पर मजदूरों का अधिकार हो गया। तो इस प्रकार से जो भूमिपति तथा पूंजीपति, पैसे वाले अमीर लोग थे, तो उनका क्या हुआ, सफाया हो गया। किसके कारण हुआ, 1917 की रूसी क्रांति के कारण ये हुआ। छात्रों, इसके अतिरिक्त रोटी की समस्या का समाधान, रोटी की समस्या का समाधान, रोटी की समस्या का समाधान। छात्रों, रोटी की समस्या का समाधान हुआ। कारण क्या था कि रोटी की समस्या को लेकर ही रूस की क्रांति हुई थी, परंतु अब रोटी की समस्या का समाधान हो चुका है। क्यों हो गया, क्योंकि कारखानों पर अधिकार किसका हो गया, मजदूरों का हो गया, और भूमि पर अधिकार किसका हो गया, किसानों का हो गया। तो अब किसान अब अन्न उगाने लगा, अनाज उत्पन्न करने लगा और वो भरपेट भोजन भी करने लगा। जो मजदूर थे, मजदूर कारखानों में काम करने लगे, उन्हें उचित जो मूल्य मिलने लगा, उनके काम के घंटे निर्धारित हुए, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान हुई। तो इस प्रकार से छात्रों, जो रोटी की समस्या थी, जिस रोटी की समस्या को लेकर 1917 की क्रांति जो प्रारंभ हुई थी वो सार्थक सिद्ध हुई तथा जो अब रोटी की समस्या का समाधान भी हो गया। मुनाफाखोर जो व्यापारी थे, जिन्होंने अपने गोदाम भर रखे थे, उन गोदामों को जो लूट लिया गया, खाद्यान्न थे, खाद्यान्न भंडारों को लूट लिया गया, जिसके कारण क्या हुआ कि जिसके कारण महंगाई पर नियंत्रण हुआ और रोटी सभी को मिलने लगी। तो छात्रों, रोटी की समस्या का यहाँ पर क्या हुआ, समाधान हुआ। रूस का औद्योगिक विकास होना, रूस का औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास। छात्रों सॉरी, रूस में बड़े कारखाने स्थापित हुए। यातायात का विकास, बिजली घर का विकास। छात्रों, जो रूस है, रूस में क्या हुआ कि औद्योगिक विकास प्रारंभ हो गया, हर क्षेत्र में रूस आगे बढ़ने लगा। 1917 की क्रांति के बाद में जो रूस था, रूस एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में तथा विश्व की सबसे बड़ी सैनिक शक्ति के रूप में भी ये उभर कर सामने आया। ये रूस की क्रांति के बाद में छात्रों, बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई, जहां पर मजदूरों को जो रोजगार दिया जाता था, उनका उचित पेमेंट वहां पर मिलता था। यातायात का विकास हुआ, रेल मार्ग का विकास हुआ, सड़क मार्ग का विकास हुआ तथा जो जल मार्ग था उसका भी विकास हुआ। बड़े बड़े जहाजों का निर्माण प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त बिजलीघर, बड़े बड़े बिजलीघर विकसित हुए तथा सभी जगह बिजली पहुंचाई जाने लगी। तो इस हिसाब से छात्रों, जो रूस में क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति, जो औद्योगिक विकास हुआ, किसके बाद में, रूसी क्रांति के बाद में। वर्ग संघर्ष की समाप्ति। छात्रों, इस क्रांति का एक प्रभाव और पड़ा, वर्ग संघर्ष की समाप्ति। वर्ग संघर्ष की समाप्ति। छात्रों, जो वर्ग संघर्ष किसमें था, वर्ग संघर्ष था मजदूरों, किसानों
मजदूरों तथा किसानों का किससे था वर्ग संघर्ष? भूमिपति मतलब सामंत व पूंजीपतियों से। किससे था? भूमिपति व पूंजीपतियों से। वर्ग संघर्ष की समाप्ति हो गई थी। क्यों? क्योंकि जो कारखानों पर मजदूरों का अधिकार हो चुका है, भूमि पर जो किसानों का अधिकार हो चुका है, सामंतों की जागीरें जब्त कर ली गई है, कारखानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो इसलिए क्या हुआ छात्रों कि अब वर्ग संघर्ष समाप्त हो चुका है। वर्ग संघर्ष किससे था? मजदूरों व किसानों का, मजदूरों का पूंजीपतियों से था, किसानों का सामंतों से वर्ग संघर्ष था। ऐसा वर्ग संघर्ष अब समाप्त हो चुका है। तो छात्रों ये परिणाम निकला। इसके अलावा छात्रों जो श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार, श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार, छात्रों ये जो क्रांति हुई 1917 की क्रांति में क्या हुआ कि जो मजदूर थे अर्थात जो श्रमिकों को मजदूर भी कहा जाता है। तो ये जो श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार हुआ, काम के घंटे निश्चित किए गए, उचित वेतन मिलने लगा, स्वास्थ्य वे शिक्षा की सुविधाएं प्रदान की गई। इन्हें प्रारंभ में गंदी बस्तियों में रहना पड़ता था, तंग गलियों में रहना पड़ता था, लेकिन अब ये तंग गलियों तथा गंदी बस्तियों में नहीं रह रहे तथा इनका सामाजिक स्तर में भी इनके सुधार हुआ। इनके बच्चे शिक्षित होने लगे तथा जो इनके कार्य के घंटे निश्चित होने से इनके जो जीवन स्तर में सुधार हुआ। इन्हें मनोरंजन की सुविधाएं मिलने लगी, चिकित्सा की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं मिलने लगी इन्हें तथा बेहतर सुविधा मिलने से इनके जीवन में क्या हुआ कि जीवन स्तर में वृद्धि हुई। तो छात्रों इस प्रकार से जो रूस की क्रांति है, प्रथम विश्व युद्ध के समय जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया, इस युद्ध के जो समय 1917 का समय था जब ये रूस की क्रांति प्रारंभ हुई। रूस की क्रांति 2 भागों में हुई, मार्च 1917 तथा नवंबर 1917। तो ये जो दोनों चरणों में रूस की क्रांति हुई और इस क्रांति के कारण जो जार का निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन था उसका अंत हुआ, सामंतवादी जो व्यवस्था उसका अंत हुआ, पूंजीपतियों की जो व्यवस्था थी उसका अंत हुआ और रूस की क्रांति के कारण विश्व में प्रथम बार जो मजदूरों तथा किसानों की सरकार का निर्माण हुआ। ये रूस की 1917 की जो क्रांति थी अत्यंत ही व्यापक थी। इस क्रांति का रूस ही नहीं अपितु रूस के अलावा अन्य जो एशिया के देश थे तथा अफ्रीकन जो देश है इनमें भी प्रभाव पड़ा तथा इन देशों में भी जो स्वतंत्रता के प्रति भावना जागृत हुई तथा राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुए। तो छात्रों इस प्रकार से जो ये 1917 की रूसी जो क्रांति है, इस क्रांति का ये जो टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।